आज आपको एक बेहद दुखद खबर सुनाने जा रही हूं मैं। भारत के रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। ये हमारे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है और रतन टाटा को खोना मतलब कि एक बिजनेस टाइकून को खोना, उनके व्यक्तित्व के जैसा तो कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता है। उनके प्रोडक्ट आज हमारे किचन से लेकर के हवाई उड़ानों तक देखने को मिलता है। ऐसे में उनसे जुड़े हुए आइए कुछ रोचक बातें जानते हैं इस वीडियो में। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में भर्ती थे। 7 अक्टूबर को भी उनके आईसीयू में भर्ती होने की खबर थी। हालांकि रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं ठीक हूं और ज़्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था। टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गौतम अडानी समेत कई नेताओं और बिजनेसमैन ने शोक व्यक्त किया। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। वो पारसी धर्म से हैं। उनके माता पिता बचपन से ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा की 4 बार शादी होते होते रह गई। टाटा ये बताते हैं कि एक बार तो शादी हो ही गई होती जब वो यूएस में थे, पर उनकी दादी ने उन्हें अचानक फ़ोन करके बुला लिया और उसी समय भारत का चीन से युद्ध छिड़ गया और वो यहीं अटक गए और उस लड़की की शादी हो गई। रतन टाटा बुक लवर थे। उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अब वो अपने इस शौक को समय दे रहे हैं। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वो केवल औपचारिक और ज़रूरी बातें ही करते थे। वो 60 से 70 के दशक के गाने सुनना पसंद करते थे और वो कहते थे कि मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊँ। मुझे शोपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, बीथोवन, चाइकोव्स्की भी पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा सकूं। कारों के बारे में पूछने पर टाटा ने यह बताया कि मुझे कारों से बहुत लगाव है। उन्होंने कहा था कि मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खासतौर पर उनकी स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है और इसीलिए मैं उन्हें खरीदता हूँ ताकि उन्हें पढ़ सकूँ। 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया और इसके बाद वो मैनेजमेंट पोजीशन पर लगातार आगे बढ़े। 1991 में जेआरडी टाटा ने पद छोड़ा और ग्रुप की कमान रतन टाटा को मिली। 2012 में 75 वर्ष के होने पर टाटा ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन छोड़ दिए। उनके 21 वर्षों के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। इसमें अधिकांश रेवेन्यू जगुआर, लैंड रोवर व्हीकल्स और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से आया। चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि अगले कुछ वर्षों में मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव बढ़ गया। अक्टूबर 2016 में 4 साल से भी कम समय के बाद मिस्त्री को रतन टाटा के पूर्ण समर्थन के साथ टाटा के बोर्ड से बाहर कर दिया और फरवरी 2017 में नए उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक टाटा ने चेयरमैन के रूप में अपना पद वापस ले लिया। रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की ये आर्म शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर्स में काम किया करती है। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने यह तय किया कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60 से 65% चैरिटेबल कॉज के लिए इस्तेमाल हो। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1868 में की थी और ये भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और इसकी 30 कंपनियां दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में 10 अलग अलग बिजनेस में कारोबार करती है। तो जाहिर तौर पर है इतने बड़े बिजनेस टाइकून का, इतने अच्छे व्यक्तित्व का अब हमारे बीच ना रहना एक अपूर्णीय क्षति है हमारे देश के लिए और इसी वजह से न केवल प्रधानमंत्री ने बल्कि सारे नेताओं ने, सारे फिल्मी जगत के सितारों ने, छोटे से छोटे लोग आज दुखी हैं रतन टाटा के गुजर जाने पर।